नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम भ्रंशन यानी भ्रंश के एवं भ्रंश के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। भ्रंश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था, भूगर्भिक हलचलें या पृथ्वी की हलचलें किन बलों के कारण होती है। उनमें हमने अंतर्जात बल, बाह्यजात बल और अंतर्जात बलों के बारे में, पटल विरूपणी बल, आकस्मिक बलों के बारे में पढ़ा, पटल विरूपणी बल के बारे में पढ़ा। पटल विरूपणी बल के दो प्रकार थे, महादेश जनक जो महाद्वीपों की उत्पत्ति में सहायक है, और दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल जो पर्वतों के निर्माण में सहायक है। और जो पर्वत निर्माणकारी बल है उनमें तनाव व संपीड़न होता है, वो तनाव से और संपीड़न से भ्रंश व वलन का निर्माण होता है। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे भ्रंश क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब संपीड़न व तनाव बल की तीव्रता के कारण भूपटल में एक तल के सारे चट्टानों का संचलन होता है या एक तल के सारे चट्टानों का मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने से जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे हम भ्रंश कहते हैं। यानी कि जब चट्टानों में अंतर्जात बलों के द्वारा तनाव मूलक बल, इसमें संपीड़न व तनाव दोनों प्रक्रिया होती है और तनाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो तनाव व संपीड़न बल की तीव्रता के फलस्वरूप भूपटल में एक तल के सारे चट्टानों का जो मूवमेंट या संचलन होता है तो उसको हम भ्रंश कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो भूपृष्ठीय जो सेले है, अगर उनमें यदि हम पर्याप्त गहराई तक दरारें आती है, या जैसे मान लीजिए भ्रंश के फलस्वरूप जो चट्टानें हैं और उन चट्टानों में बहुत अधिक गहराई तक या पर्याप्त मात्रा में गहराई तक अगर दरारें पड़ती है तो उस क्रिया को हम भ्रंश कहते हैं। और सेलों में पाए जाने वाली प्रत्येक दरार को हम भ्रंश नहीं कह सकते, क्योंकि केवल ऐसी दरारों को ही हम भ्रंश कहते हैं जिनके दोनों ओर के सेलखंड या तो मूवमेंट कर रहे हैं या पूर्व में मूवमेंट हो चुके हैं। इस प्रकार की दरारों को ही हम भ्रंश कहते हैं। प्रत्येक दरार को भ्रंश नहीं कहेंगे। जिन दरारों में या भ्रंश तल के सारे चट्टानों का जो मूवमेंट हुआ है वैसी दरारों को ही हम भ्रंश कहते हैं। अब भ्रंश तल क्या होता है, यानी कि जब दरारें पड़ती है तो क्षैतिज तल के सारे या वर्टिकल रूप से हम देखें कि जो चट्टानें होती है अप डाउन होती है या आगे पीछे की ओर होती है, तो हम इसको भ्रंश कहते हैं। अब हम बात करें भ्रंश के प्रकार की बात करें। एक सामान्य भ्रंश होता है, एक आपका उत्क्रम भ्रंश होता है, एक आपका उत्क्रम और व्युत्क्रम या रिवर्स फोल्ड कहते हैं। दूसरा आपका स्टेप फोल्ड या चौपानी भ्रंश होता है, और चौथा आपका अधिक्षेप या ओवरथ्रस्ट भ्रंश होता है, स्ट्राइक फोल्ड या पार्श्ववर्ती या नतिलम भ्रंश, जिसे हम ट्रांसकरेंट भ्रंश के नाम से भी जानते हैं। तो पहला हम बात करें सामान्य भ्रंश। अब देखिए, इसको अंग्रेजी में सिंपल व नॉर्मल फोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये आपके सामने एक चित्र दे रखा है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये कोई चट्टान है। अब इस चट्टान में क्या हुआ, तनाव हुआ, और तनाव होने से इस चट्टान में दरारें पड़ी। अब दरार क्यों पड़ती है, क्योंकि तनाव मूलक बल के द्वारा दरार पड़ने से दरार के दोनों ओर के सेलखंड या चट्टानी जो भूभाग है एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर गति कर रहे हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर गति करने से जिस भ्रंश का जो निर्माण होता है उसे हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। और इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही गतियाँ सम्मिलित रहती है। अब देखिए, ये जो भ्रंश है ये केवल तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? तनाव बल के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और दूसरी बात ये होता है कि इसमें भूपृष्ठ का विस्तार होता है। ये देखिए, ये जो तनाव पड़ा है, तनाव के द्वारा दोनों ओर के भूभाग एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने से यहाँ देखिए ये एक जो एंगल था
ये दरार थी आपकी, ये दरार के, अब देखिए ये भूभाग थोड़ा इधर खिसका, ये भूभाग थोड़ा इधर की ओर खिसका, इससे भूपृष्ठीय उसका भूपृष्ठ का विस्तार भी होता है। तो हम सामान्य भ्रंश जिसको हम सिंपल या नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, इसमें भूपृष्ठ में तनाव बल के द्वारा चट्टानों में दरारें पड़ती है और दरार के दोनों ओर के जो भूभाग है एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं और विपरीत दिशा में गति करने से भूपृष्ठ का भी विस्तार होता है, उसे हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। दूसरा आता है उत्क्रम या व्युत्क्रम भ्रंश, जिसको हम अंग्रेजी में रिवर्स फोल्ड कहते हैं, यानी रिवर्स की ओर आना। अब देखिए चट्टान में तनावमूलक बल के द्वारा व संपीड़न बल के द्वारा दरार पड़ती है और दरार पड़ने से दोनों ओर के भूभाग, एक भाग ये है ए और दूसरा भाग बी है, ये दोनों भूभाग एक दूसरे की ओर रिवर्स करते हैं और रिवर्स करने के साथ ये ऊर्ध्वाधर रूप से मूवमेंट भी होता है, उसे हम उत्क्रम भ्रंश या उत्क्रम या व्युत्क्रम भ्रंश के नाम से जानते हैं। तीसरा जो भ्रंश आता है वो चौपानी भ्रंश आता है, स्टेप फॉल्ट आता है। देखिए जब चट्टानों में एक ही दिशा में कई समांतर दरारें पड़ जाती है और कई समांतर दरारें पड़ने से चट्टान है सीढ़ी नुमा स्थिति में या अपन आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप के रूप में स्थापित हो जाती है, उसे हम आप कह सकते हैं सोपानी भ्रंश कहते हैं, यानी कि ये सीढ़ियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर आपका आता है ओवरथ्रस्ट यानी अधिक से भ्रंश। इस चित्र को आप देखिए, जब चट्टानों में दरार पड़ती है और दरारों के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे पर ओवरलैपिंग हो जाते हैं। और ओवरलैपिंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्षैतिज संचलन होता है और संपीड़न बल के द्वारा ये जो भ्रंश होता है वो उत्पन्न होता है। जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएंगे, ये देखिए दरारें पड़ गई और ये इधर वाली चट्टानें इस तरफ और इधर वाली चट्टानें इस तरफ, यानी एक दूसरे के ऊपर की ओर या एक दूसरे के ऊपर स्टेब्लिश हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है, तो उसे हम अधिशेष भ्रष्ट कहते हैं, भ्रंश कहेंगे। और एक आता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या पार्श्वीय भ्रंश, नतिलम भ्रंश, इसे हम ट्रांसक्रेंस भ्रंश भी कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का जो भ्रंश होता है और विशेष स्थिति में बनता है। इसमें भ्रंश कगारों का निर्माण नहीं होता है, अगर जो भ्रंश कगार बनते भी है तो कम ऊंचाई के बनते हैं। और इस प्रकार की भ्रंश का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के क्षैतिज संचलन के द्वारा होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमें भ्रंश के बारे में पढ़ा, भ्रंश क्या होता है। तो एक बार पुनः हम आपको देखते हैं कि या समझाते हैं भ्रंश क्या होता है। तो चट्टानों में संपीड़न व तनावमूलक बल के द्वारा क्या होती है, चट्टानें एक दूसरे के या अपन कह सकते हैं सामान्य सीधा अर्थ समझे तो तनावमूलक बल के द्वारा चट्टानों में दरारें पड़ती है और उन दरारों के पड़ने से और जो चट्टान जो भ्रंश जो होता है उस भ्रंश तल के सारे चट्टानों में जो मूवमेंट होता है, यानी कि जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक वो भ्रंश नहीं कहलाएगा। ये बात अपन समझ सकते हैं। दूसरी बात ये हो ध्यान में रखना है कि चट्टानों पर पड़ने वाली प्रत्येक दरार को हम भ्रंश नहीं कहते हैं, क्योंकि भ्रंश के लिए क्या हो सकता है, चट्टानों में भ्रंश तल के सारे क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, आगे पीछे की ओर खिसकना या ऊपर नीचे की ओर खिसकना होना आवश्यक होता है। फिर सामान्य भ्रंश है, ये इस तरह की स्थिति है, ये दरार पड़ गई, एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर गए, विपरीत दिशा की ओर जाने से चट्टानों में क्या होता है, इसमें भूपृष्ठ का विस्तार भी होता है। और ये बात इसमें यह है कि इसमें दोनों गतियाँ यानी कि ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज दोनों गतियाँ सम्मिलित है। और दूसरी बात यह है कि इसमें तनावमूलक बल के द्वारा इसका निर्माण होता है और इसमें भूपृष्ठ का विस्तार भी होता है। उत्क्रम, व्युत्क्रम या रिवर्स जो हम कहते हैं, गाड़ी बेक आ जाती है, दरारें पड़ गई, दरार के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे के आमने सामने की ओर खिसकते हैं, अर्थात रिवर्स की ओर होते हैं और रिवर्स होने से इनमें ऊर्ध्वाधर मूवमेंट भी
देखने को मिलता है। फिर आपका सोपानी भ्रंश आता है। इसमें क्या होता है, चट्टानों में एक ही दिशा में अनेक दरारें पड़ जाती है और दरारें पड़ने से सीढ़ी नुमा वाली जो स्थिति हो जाती है, ये भी क्षैतिज संचलन के द्वारा या होता है। और फिर आपका ओवरथ्रस्ट होता है। इसमें क्या होता है, दरार पड़ने से दरार के दोनों ओर के जो भूखंड है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाते हैं और पार्श्वीय या नतिलम या स्ट्राइक भ्रंश या ट्रांसक्रेंस जो भ्रंश होता है ये विशेष स्थिति में बनता है और ये क्षैतिज संचलन होने से बनता है। और मुख्यतः इसमें भ्रंश कगार का निर्माण नहीं होता है और कगार बनते भी है तो अपन कह सकते हैं छोटे कगार बनते हैं। जैसे सन एंड्रियास का जो भ्रंश है वो आपके स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का एक उदाहरण है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।